हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीमेट। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्लास 8 का मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी मैं करा चुका हूं और ये मैं चार से लेके 7 कराने वाला हूं। 4, 5, 6 हो सकता है, 3 चैप्टर मैं इस वीडियो में कराऊं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे न्यू विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है। इसमें से बताना है कौन सी धातु जो है हमारी वो नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, जो कि हमारा धातु नहीं है। उसके बाद से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है वो कौन सा है हमारा। तो आयोडीन का क्रिस्टल, सल्फर का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा, जिंक का दाना। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि जिंक का दाना हो जाएगा, जो कि हमारा ये हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है। अगला है, बूझों ने सीखा कि अधातु हथौड़े से पीटने पर सामान्यतः टूटकर चूर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। तो 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। कोयले का टुकड़ा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। एक अधातु है, कौन सा है, तो कोयला जो है एक अधातु है। बाकी लोहे की कील, एल्युमिनियम, कॉपर प्लेट, ये सब हमारे धातु हैं और डी जो है हमारा अधातु है। उसके बाद से हमारा पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है। तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि डी हो जाएगा आंसर हमारा, एल्युमिनियम हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। सी हमारा हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं, वो हमारे हैं। तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। सल्फर अधातु और भंगुर प्रकृति का होता है, इसलिए। तो बाकी सब इसको हम तन्य कह सकते हैं, जैसे सिल्वर हो गया हमारा, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसको हम लोग तन्य पदार्थ कह सकते हैं। लेकिन हमारा सल्फर जो है ये हमारा तन्य पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव क्वेश्चन में था और यहाँ पे आंसर में भी हमारा निगेटिव ही है। अगला प्रश्न हमारा, धातु सामान्यतः कठोर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है और आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। तो 5 का आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर हमारा जो होगा वो हमारा बी होगा, जो कि सोडियम होगा। धातु सामान्यतः कठोर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो अपवाद है और आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। तो सोडियम को हम हाथ पे रख के उसको चाकू से हम काट सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा है, धातु सामान्यतः ठोस होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो द्रव अवस्था में कौन सी होती है, तो पारा होती है, जो कि आंसर हमारा ए में है, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, धातु सामान्यतः तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि तांबा हो जाएगा। धातु सामान्यतः तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो हो जाएगा तांबा हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है। तो 8 का आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि सोडियम हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है। तो सोडियम, आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ भी अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ भी अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो कौन से हमारे धातु हैं। तो 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो एल्युमिनियम हो जाएगा, जो कि ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जो है अभिक्रिया कर हमारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो 9 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो कि वायु में खुला रखने में अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर, तो हमारा फॉस्फोरस हो जाएगा, जो कि हम रेड फॉस्फोरस भी बोल सकते हैं, वाइट फॉस्फोरस, दोनों ऐसा फॉस्फोरस है जो कि हवा में रखने पे इसको हम हवा में रखने पे ये क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेती है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हमारा ये हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। दूसरा होगा हमारा अगला प्रश्न हमारा, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड के जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग जो है लाल कर देगा? तो सामान्यतः धात्विक जो है धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखिएगा, धात्विक ऑक्साइड जो है क्षारकीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होते हैं। यहाँ पे अधात्विक आ गया, इससे अम्लीय हो गए हैं, याद करने का इसका फॉर्मूला है। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड को जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग जो है लाल कर देता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि आंसर हमारा ए होगा जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कॉपर को विद्युत चालन तारों के रूप में उपयोग में लाने के लिए उसका कौन सा गुण जो है उत्तरदायी नहीं है? तो प्रश्न में हमारा है निगेटिव, तो चलते हैं निगेटिव के साथ। तो आंसर हमारा बी जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कॉपर को विद्युत चालन तारों के रूप में उपयोग में लाने के लिए उसका कौन सा गुण उत्तरदायी नहीं है? तो रंग जो है नहीं है, बाकी सब है। तन्यता विद्युत का अच्छा चालक है या ठोस भी है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। चलते हैं डिस्कशन के साथ, इस चैप्टर का डिस्कशन कर लेता हूँ। डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन है बेटा कि सल्फर धातु नहीं होती है, सल्फर धातु नहीं है, अधातु है। सल्फर धातु नहीं अधातु है। तो गंधक या सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 16 होती है। सल्फर क्या होता है हमारा? 16, याद रखिएगा, सल्फर का 16 होता है। इसका संकेत एस होता है और तथा परमाणु भार 32.1 होता है। यह इसका दोगुना हो जाता है, 32.1 होता है। यह आवर्त सारणी में ऑक्सीजन के ग्रुप समूह में आता है। यह जैव पदार्थ में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। उसके बाद से जिंक एक धातु है। जिंक जो है एक धातु है और धातु का एक अभिलक्षणिक गुण जो है आघातवर्धनीय होता है। जिंक एक धातु है जो कि धातु का एक अभिलक्षणिक गुण जो है आघातवर्धनीय है। इसमें आयोडीन एक अधातु है, वह देखने में नरम तथा मलिन होता है। सल्फर एक अधातु है तथा विद्युत का कुचालक होता है। कोयला एक अधातु है जो कि विद्युत का कुचालक होता है। अगला है हमारा अधातु। अधातु के बारे में पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो दिखने में मलिन तथा नरम होता है तथा उष्मा व विद्युत के कुचालक होता है, जो कि हथौड़ी की हल्की चोट से टूटकर भंगुर हो जाता है, उसे अधातु बोलते हैं। जैसे में कोयला हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब अधातु हैं। उसके बाद से हमारा है सल्फर अधातु और भंगुर प्रकृति का होता है। सल्फर जो है हमारा ये भंगुर प्रकृति का होता है और कॉपर और एल्युमिनियम धातुओं के अच्छे उदाहरण हैं। जैसे में कॉपर और एल्युमिनियम जो है ये धातुओं के अच्छे उदाहरण हैं। इसमें हमारे जैसे में गोल्ड हो गया, सबसे ज़्यादा गोल्ड है। उसके बाद से प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, उसके बाद से निकेल, ये सभी जो हैं ये विद्युत के चालक हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सल्फर जो हो जाएगा ये हमारा अधातु होता है, इससे अलग है। अधातु तनाव के कारण टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन धातु ऐसा नहीं होता, धातु में ऐसा नहीं होता है। सोडियम एक क्षार धातु है। सोडियम क्या है? एक क्षार धातु है और यह इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जैसे में हमारा सोडियम हो गया। और उसके बाद से तांबा यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के तारक में रूप में किया जाता है, बिजली के यूज में भी किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग घरेलू उपयोग की वस्तुओं जैसे टीवी, फ्रीज, लैपटॉप, स्मार्टफोन etc में किया जाता है एल्युमिनियम का उपयोग। अगला है हमारा पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। पारा जो है हमारे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। मरकरी जो है मरकरी को ही हम लोग पारा बोलते हैं, जो कि आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है और इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 80 होती है मरकरी का, याद रखिएगा। उसके बाद से परमाणु भार जो है इसका कितना होता है? तो 200.59 यूनिट होता है। क्वथनांक जो होता है हमारा 356.60 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। और उसके बाद से हमारा सिल्वर चांदी के बारे में पढ़ते हैं। चांदी मुलायम, सफ़ेद और बहुत ही चमकीली होती है। यह आभूषणों में प्रयोग किए जाते हैं। इसका परमाणु जो है संख्या 47 होता है। Ag का हमारा कितना होता है? तो 47 होता है, याद रखिएगा। तथा परमाणु भार 107.9 होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है।
अगला है तांबा धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। याद रखिएगा कि तांबा धातु जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम जो है, जब मैग्नीशियम की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो बनता है और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। कौन? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और मैग्नीशियम जो है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम जो है तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है मैग्नीशियम का, तो उसके तन्नु में तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। उसके बाद से मैग्नीशियम से क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। उसके बाद से हमारा और कौन सा गैस उत्सर्जन करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन करता है। सोडियम ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करता है और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। सोडियम ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करता है और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। तथा परमाणु भार जो उसका होता है कितना होता है? 23 होता है। एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। याद रखिएगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। कार्बन आते हैं कार्बन, तो कार्बन एक परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। और कार्बन का सबसे बड़ा उपयोग जो होता है ग्रेफाइट के रूप में होता है। कार्बन का सबसे बड़ा उपयोग जो होता है किसके रूप में होता है? तो ग्रेफाइट के रूप में होता है। और स्टील के उत्पादन में कोक के रूप में किया जाता है। कार्बन है जो है स्टील के उत्पादन में कोक के रूप में किया जाता है। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यह हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। उसके बाद से हमारा सल्फर है। सल्फर है जो अधातु और भंगुर प्रकृति का होता है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 16 होता है। किसका? सल्फर का। मैंने बताया था फर्स्ट में ही, सल्फर का कितना होता है? परमाणु संख्या 16 होता है। अगला है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का उपयोग जो है घरेलू उपयोग की वस्तुओं में किया जाता है, जो कि टीवी, फ्रीज में किया जाता है एल्युमिनियम का यूज़। एल्युमिनियम धातु जो है तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ भी अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। याद रखिएगा एल्युमिनियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक HCl के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ भी, मीन्स के सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ भी हमारा क्या होता है? अभिक्रिया कौन सा गैस उत्सर्जन करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन करता है। देखिए यहाँ पे 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O, इसको मिलकर 2Na, उसके बाद से ALO का होल 2 प्लस 3H2, ये हमारा ये बन गया। चलते हैं रिएक्शन है, उसके बाद से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। तो ये हमारा रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस में बहुत तेज़ी से पकड़ता है। तो फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है, क्योंकि अभिक्रिया जो है यह बहुत अधिक और तेज तीव्र होती है फास्फोरस की। अगला है कि नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? N है, लेकिन नाइट्रोजन 2 आयनों के अणु में मौजूद है, इसलिए नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक N2 है। क्या है? नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? N2 है। N2 से हम सूचित करते हैं नाइट्रोजन को। अगला है हमारा, चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग जो है लाल कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनके ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग जो है लाल कर देगा। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग कई उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड, कागज और खाद्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड, कागज और खाद्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। अगला है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, इसका उपयोग खनिज और विटामिन की खुराक में तांबे के स्रोत के रूप में किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है? तो खनिज और विटामिन की खुराक में तांबे के स्रोत में के रूप में किया जाता है। अगला है हमारा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कि आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है।
आयरन ऑक्साइड जो है हमारा कार्बनिक यौगिक है और ये जो आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है हमारा Fe2O3 होता है। आयरन ऑक्साइड का हमारा Fe2O3 होता है, जो कि Fe2 हमारा आयरन हो गया और O3 हमारा क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। चलते हैं अगले अगले प्रश्न। अगला प्रश्न का सॉल्यूशन। कॉपर को विद्युत चालन तारों के रूप में तन्यता विद्युत का चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें कॉपर को विद्युत चालन तारों के रूप में तन्यता के रूप में प्रयोग किया जाता है, विद्युत का चालक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, परंतु रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता उसको बोलते हैं जिसको धातुओं का वह गुण जिसके कारण हम इन्हें खींचकर इनकी लंबी तारें बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तन्यता बोलते हैं। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीय किसे बोलते हैं? जो कि किसी पदार्थ की दबाव या आघात पड़ने पर बिना टूटे आकार बदल ले। जैसे में सोना जो है हमारा क्या होता है, तो आघात वर्धनीय होता है। और जो है हम तार बनाते हैं, तो तार किससे बनाते हैं? तो तन्यता से तार बनता है हमारा। तन्यता के कारण ही हम लोग तार बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का तार बनाना हो। लेकिन सोना का जो है, सोना से ऐसा नहीं होता है। तो सोना जो है आघात वर्धनीय होता है अगर पूछा जाए तो। अगर ये पूछा जाए कि जैसे में इलेक्ट्रिक का तार जो होता है वो बनता है किसके कारण? आघात वर्धनीयता के कारण या तन्यता के कारण, तो इसका आंसर हमारा होगा तन्यता। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट चैप्टर पे। अगला चैप्टर हमारा है, मैंने ये 4 चैप्टर कराया था। अगला चैप्टर जो है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम है, जो कि कोयला पेट्रोलियम से कराने वाले हैं। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि विभिन्न पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसमें हम निगेटिव के साथ जाना चाहेंगे। निगेटिव क्वेश्चन है हमारा, निगेटिव पूछा है तो हम ऑप्शन में भी निगेटिव देखना चाहेंगे। ऑप्शन ए है जो कि हमारा खनिज है, बी जल है, हमारा सी जो है मृदा सॉयल है, और डी जो है प्लास्टिक है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछा है कि विभिन्न पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो हमारा खनिज, जल, मृदा जो ये हमारा है प्राकृतिक संसाधन, लेकिन प्लास्टिक हमारा ये नहीं है, ये मैनमेड है जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और यह मानवीय गतिविधियों से यह समाप्त नहीं हो सकती है। यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है, जो कि निम्नलिखित में से एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? इसमें से ये बताना है कि कौन सा है इसमें। तो 2 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, जो कि यह एक अन्य अक्षय प्राकृतिक का संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज से ये हमारा हट के है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में ये जाना जाता है, जो कि आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युग में है? तो कोयला और मृदा, या वायु और सूर्य का प्रकाश, जल और पेट्रोलियम, या वन्य जीव और खनिज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 का आंसर डी हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट होगा। वन्य जीव और खनिज होगा, जो कि यह एक समाप्त होने वाली साधन में से एक ये है, वन्य जीव और खनिज। कोयला और मृदा, वायु और सूर्य का प्रकाश, जल और पेट्रोलियम, इसे तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये वन्य जीव और खनिज जो है ये जल्दी समाप्त हो सकते हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है उद्योगों में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रक्रमण किया जाता है और निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है कोयले से प्राप्त नहीं होता? तो निगेटिव है, तो निगेटिव के साथ हम निगेटिव जाएंगे। तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोक, कोलतार, कोल गैस, या सीएनजी। तो सीएनजी हो जाएगा, जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। तो उद्योगों में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का जो है प्रक्रमण किया जाता है और निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? तो सीएनजी हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत होते हैं मात्रा में असीमित होते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं हुए, या मात्रा में सीमित होते हैं, या मानवीय गतिविधियों से समाप्त नहीं न होने वाले हैं। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। मात्रा में सीमित होते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत होते हैं जो कि मात्रा में सीमित होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत। अगला प्रश्न है हमारा जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मृत जीव हो जाएगा, जो कि जीवाश्म ईंधन जो है वो मृत जीव से प्राप्त होते हैं, जो कि डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सी बोल सकते हैं या हम ओशियन बोल सकते हैं। तो ये जितने भी जीवाश्म है, जीवाश्म ईंधन जो है, पेट्रोलियम हो गया हमारा, सीएनजी हो गया हमारा, उसके बाद से डीजल हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सब मृत जीव से पाए जाते हैं। उसको हम लोग रिफाइन करके उसके बाद से यूज करते हैं। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, कोयला जिसके या जिनके अवशेषों से बना होता है। तो 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो केवल वनस्पति या केवल जंतु, वनस्पति और जंतु दोनों, या न वनस्पति और न ही जंतु। तो 7 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, केवल वनस्पति से हमारा क्या होता है, हमारा कोयला जो है वो उनके अवशेषों से बनता है। तो आंसर हमारा ई हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, मृत वनस्पति में कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है। तो मृत वनस्पति में कार्बनीकरण के कौन से पदार्थ बनता है। तो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि कोयला हो जाएगा। मृत वनस्पति में कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है, तो कोयला बनता है, जो कि ए करेक्ट हमारा हो जाएगा आंसर। अगला है हमारा प्रश्न, कोलतार से नेप्थलीन की गोलियां जो है प्राप्त की जाती हैं और इनका उपयोग जो है किसे भगाने के लिए किया जाता है। तो नेप्थलीन की गोलियां जो है किसे भगाने के लिए किया जाता है, मच्छर, मधुमक्खी, मोथ या सांप को। तो 9 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि मोथ को भगाने के लिए किया जाता है। आंसर हमारा 9 का सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10 जो हमारा 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल या हमारा पेट्रोल या कोक। तो आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि डी हो जाएगा, जो कि हमारा कोक हो जाएगा। तो पेट्रोलियम का अवयव कौन सा नहीं है, तो कोक नहीं है। बाकी पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, पेट्रोल ये सब हैं, ये सब मृत जीव से भी पाए जाते हैं। ये सब पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, पेट्रोल। लेकिन कोक जो है ये वनस्पति से पाया जाता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि सही होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ है जिनका आवास जो है मृदा है, पेड़ पौधे हैं, समुद्र है या चट्टाने हैं। तो 11 का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, जो कि मैंने बताया था कि जितने भी पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है उन मृत जीवों से हुआ है, जो कि समुद्र में रहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है, ऑप्शन ए जो है। बी में है हमारा, प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। या प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। या प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। तो इसमें था कि हम सही कथन के बारे में सही कथन को चयन करना था। तो सही कथन हमारा कौन सा है, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में उसको हम अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। तो ये तो सही है, क्योंकि गैस को हम जब गैस या सिलेंडर में जब भी हम जब गैस उसमें भरते हैं तो उसको हम संपीड़ित करके ही उसमें गैस को भरते हैं अधिक दाब पे। तो संपीड़ित कब होता है, जब अधिक दाब होता है, तो उसके कारण जो होता है वो संपीड़ित हो जाता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा चैप्टर 5 हमारा जो हो गया यह समाप्त हो गया। चलते हैं अब अगले चैप्टर पे। 5 चैप्टर का फ्रेंड्स पहले डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ 6 पे। तो इस चैप्टर का डिस्कशन में हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन है कि जो कि प्लास्टिक एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और क्योंकि यह प्राकृतिक से परोक्ष रूप से प्राप्त नहीं होता इसलिए इसे नहीं माना जाता। ऐसे संसाधन जो उपयोग करने हेतु परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत वायु, पानी और वर्षा, झीलों, नदियाँ, कुआं, मृदा, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्म ईंधन, ये सब हमारे शामिल हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमें यूज़ किया जाता है। अगला है, प्लास्टिक की जीवाश्म ईंधन द्वारा संशोधित कर मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आंसर हमारा जो है वो प्लास्टिक ही था। सूर्य का प्रकाश, धूप एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, जो कि नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा है, जो कि समाप्त नहीं हो सकता।
कोयला है, कोयला गैर नवीकरणीय ऊर्जा है जो कि समाप्त हो सकता है। कोयला एक कठोर चट्टान है जिसे ठोस जीवाश्म ईंधन के रूप में भी जलाया जा सकता है। कोयला का एंथ्रासाइड जो होता है, एंथ्रासाइड प्रकार का कोयला जो होता है सबसे उच्च कोटि का कोयला कहलाता है, जो कि 94 से 98% उसमें सबसे बढ़िया पाया जाता है। बिटुमिनस जो है 78 से 86 के रेंज में रहता है बिटुमिनस, जो कि हम लोग इसको मुलायम कोयला भी बोलते हैं। अगला है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है 28 से 30% हमारा होता है, जो कि 28 से 30% हमारा क्या होता है, लिग्नाइट जो होता है। और नरम कोयला जो है 27 से 1%, जो कि हम लोग पीट कोयला। सभी कार्बन की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगला है पेट्रोलियम, एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। और पेट्रोलियम पृथ्वी की सतह के नीचे की भूगर्भीय संरचना में पाए जाने वाला एक पीलापन वाला द्रव है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो कि होगा सूर्य जो है एक हमारा क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन है जो कि नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा है जो समाप्त नहीं हो सकता। चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा, वन्य जीव और खनिज प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि ये संसाधन प्रकृति में अपर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और मानव घटनाओं से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है कोयला गैर नवीकरणीय ऊर्जा है जो कि समाप्त हो सकता है, लेकिन मिट्टी एक नवीकरणीय अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो कि समाप्त नहीं हो सकती है। वायु और सूर्य का प्रकाश जो है नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। जल नवीकरणीय है, लेकिन पेट्रोलियम गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। उसके बाद से सीएनजी एक पेट्रोलियम उत्पाद है, जबकि कोल तार, कोक और कोयला गैस कोयले से प्राप्त होते हैं। कोयले से सीएनजी नहीं मिलती है। तो सीएनजी का है एक पेट्रोलियम उत्पाद है। पृथ्वी एक नीचे प्राकृतिक गैस का निर्माण पानी के नीचे वनस्पति पदार्थ के क्षय से होता है। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है जो प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके बनाई जाती है। कोक कोयले से तैयार किया जाने वाला एक ठोस ईंधन है। कोक कम राख वाले हैं, कम सल्फर युक्त बिटुमिनस कोयले के प्रभंजक आसवन से प्राप्त होते हैं। अगला है प्राकृतिक संसाधन मात्रा में सीमित होते हैं क्योंकि उनकी उपभोग दर पुनः पूर्ति दर से कम नहीं होती। अगला है हमारा प्राकृतिक गैस, जो कि कोयला, खनिज और पेट्रोलियम समाप्त संसाधन है। मृत जीव के अवशेषों से जीवाश्म ईंधन बनता है। जीवाश्म ईंधन जानवरों और पौधे के सड़ने से उत्पन्न होते हैं। ये ईंधन पृथ्वी के पपड़ी में मौजूद है और इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन्हें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है। उसके बाद से हमारा तेल, कोयला और प्राकृतिक ईंधन इसके उदाहरण हैं। जैसे में जीवाश्म ईंधन में हमारा क्या हो गया, तो कोयला हो गया। जैसे में कोयला एंथ्रासाइड प्रकार का होता है, बिटुमिनस होता है, उसके बाद से लिग्नाइट होता है। तो एंथ्रासाइड कोयले का इस्तेमाल रेल इंजनों से भाप बनाने के लिए किया जाता है। बिटुमिनस का इसका उपयोग जो है खाना पकाने के लिए किया जाता है। बिटुमिनस इसको हम लोग मुलायम कोयला बोलते हैं। लिग्नाइट इसका उपयोग जो है थर्मल प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। और पीट कोयला इसका प्रयोग जो है उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जलाने के रूप में किया जाता है पीट का। चलते हैं अगला है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम भी कितने प्रकार के हैं, तो पेट्रोलियम गैस हो गया, ये हमारा पेट्रोलियम डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन, मोम, चिकनाई वाले तेल और कोल तार। तो पेट्रोलियम गैस का इसका उपयोग जो है पेट्रोल के रूप में आंतरिक दहन ईंधनों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग जो है छत, सड़क के फुटपाथ और जल विकर्षक के रूप में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग जो है डिटर्जेंट, प्लास्टिक, फाइबर, पॉलीथीन आदि के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग वैसलीन बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग जो है वैसलीन बनाने में भी किया जाता है। प्राकृतिक गैस जो कि एलपीजी को बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग जो है बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैस एलपीजी हमारा एलपीजी जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। पदार्थ जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ है, तो 1 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि लकड़ी हो जाएगा।
पदार्थ जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ है? तो लकड़ी है, जो कि ऑप्शन हमारा डी है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो दो का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि एलपीजी का सबसे अधिक होता है। इन सब में मिट्टी, तेल, बायोगैस, पेट्रोल में एलपीजी का सबसे ऊष्मीय मान हमारा अधिक होता है। दो का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो थ्री का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो थ्री का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? तो इसमें से कपूर, कांच, एल्कोहल, भूसा। तो फोर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि कांच हो जाएगा, ये ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। अगला है, पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता। तो फाइव का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि ज्वाला के साथ नहीं जाता। लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला जो है ये कभी ज्वाला के समान नहीं जलता। एलपीजी, सूखी घास, कपूर, ये सब ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन लकड़ी का कोयला जो है वो कभी भी नहीं जलता ज्वाला के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा 6, जलती मोमबत्ती पर गिलास उलटकर रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाती है, या किसकी अनुपलब्धता के कारण होती है? तो ये ऑक्सीजन के उपलब्धता के कारण होती है, जो कि आंसर हो जाएगा 6 का ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो कपड़ों पर पानी डालें, अग्निशामक का उपयोग करें, व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दें। तो यही हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दें ताकि हमारा आग जो है तुरंत बुझ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है? तो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि कोयला हो जाएगा। कोयला का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन जो है वो चयन करना है। तो इनका किसके बारे में? तो ज्वलनशील पदार्थ, याद रखिएगा, इनका ज्वलन ताप जो है निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। उसके बाद से हमारा इनका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, या इनका ज्वलन ताप निम्न है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि इनका ज्वलन ताप निम्न है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, सामान्यतः जंगल की आग का कारण होता है। तो 10 का आंसर हमारा क्या होता है? सी होता है, जो कि वृक्षों की कटाई। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, सामान्यतः जंगल की आग का कारण होता है वृक्षों की कटाई। ऑप्शन हमारा सी हो, जो कि सही होगा। वृक्षों की कटाई जो है हमारा सही होगा, 10 का सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई जो है वो 11 का डी हो जाएगा, जो कि सही होगा। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये हमारा ऊष्मीय ईंधन का ऊष्मीय मान का प्रदर्शित करता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गाँव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसमें इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, या यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। गांव में लकड़ी का उपयोग जो है वो आसानी से हो जाती है ईंधन के रूप में, क्योंकि आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है और सस्ती भी पड़ती है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है? तो गाय का गोबर का उपला, पेट्रोल, या किरोसिन, या हाइड्रोजन। तो आंसर हमारा हो जाएगा 13 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो सबसे अच्छा स्वच्छ ईंधन माना जाता है किसको? तो हाइड्रोजन गैस को। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। एक अच्छा ईंधन वह है जो कि आसानी से उपलब्ध हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, जलने के उपरांत कई अवांछनीय पदार्थ छोड़े, या वायु में आसानी से सामान्यतः दर से जले। तो 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि जलने के उपरांत कई अवांछनीय पदार्थ छोड़े। तो 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि यह गलत कथन
है। तो गलत कथन का चयन करना था, जो कि जलने से उपरांत कई अवांछनीय पदार्थ छोड़े, ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। तो आसानी से उपलब्ध हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, या वायु में आसानी से सामान्यतः दर से जले, तो सी हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट होगा आंसर। अगला है हमारा, श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था, उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा था और इसका कारण हो सकता है। पहला है हमारा, ईंधन का उचित दहन, आलू की सब्जी का सही तरीके से नहीं पकना, ईंधन का अनुपयुक्त दहन, तांबे के बर्तन का जलना। तो 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि ईंधन का अनुपयुक्त दहन, मीन्स कि ईंधन को अच्छा से नहीं जलता है। जब ईंधन अच्छा से नहीं जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है, इसी के कारण बर्तन में हमारा जो है वो काली पड़ जाती है। चलते हैं डिस्कशन हमारा है, जो कि ऐसे पदार्थ जो सुगमता से आग पकड़ लेता है उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में पेट्रोल हमारा हो गया, स्प्रिट हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब हो गए। ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ते हैं उन्हें अज्वलनशील पदार्थ हम कहते हैं। जैसे में कांच, ईंट, लोहा, पत्थर, ये अज्वलनशील ताप हैं। किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाने की क्रिया को हम दहन कहते हैं या जलना कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन जो है ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक जल उठता है उसे स्वतः दहन कहते हैं, मीन्स कि खुद से जलना। विकल्प के माध्यम से सबसे अधिक ऊष्मीय मान हमारा जो है एलपीजी है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान होता है, और मिट्टी के तेल का ऊष्मीय मान 48 मेगा जूल प्रति किलोग्राम होता है। तथा डीजल के ईंधन का कैलोरी जो होता है 45.5 मेगा जूल प्रति किलोग्राम होता है, और जैव गैस का ऊष्मीय मान 35,000 से लेकर 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। उसके बाद से किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अन्य ऊर्जा की तरह इसका मात्रक भी जूल होता है और इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। अगला है हमारा, विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम पानी का होता है। उसके बाद से गाय के गोबर से मीथेन गैस निकलती है। पृथ्वी के अंदर एकत्रित ऊष्मा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला है हमारा, मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और फीता चमकीले श्वेत प्रकाश या श्वेत लौ के साथ जलती है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है इसके फीते को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ दिया जाता है, और क्योंकि इसमें क्षारकीय मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। क्या होती है? तो क्षारकीय मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्षारकीय मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है। मैग्नीशियम का जलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। मैग्नीशियम का जलना एक क्या है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, ज्वलनशील पदार्थ ऐसे पदार्थ जो सुगमता से आग पकड़ लेते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में पेट्रोल, स्प्रिट, मिट्टी का तेल। ज्वलनशील पदार्थ ऐसे पदार्थ जो सुगमता से आग पकड़ लेते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल, स्प्रिट, मिट्टी का तेल। ऐसे पदार्थ जो सुगमता से आग नहीं पकड़ते हैं उन्हें अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच, ईंट, लोहा, पत्थर। तो ये हो गया हमारा। अगला है, कोयला एक ठोस ईंधन है जो कि गर्म करने पे वाष्पित नहीं होता है, अतः लकड़ी का कोयला ज्वाला उत्पन्न करके नहीं जलता। जो पदार्थ जलने पे वाष्पित हो जाते हैं उसके ज्वाला देते हैं, जैसे में मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोमबत्ती। तो जो पदार्थ है जलने पर वाष्पित हो जाता है उसका ज्वाला देता है, जैसे मिट्टी का तेल और हमारा पिघला हुआ मोमबत्ती। अगला हमारा, एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार से ढकने पर कुछ समय बाद बुझ जाती है, क्योंकि कांच के गिलास के भीतर वायु में ऑक्सीजन की पूरी तरह से मोमबत्ती को जलाने के लिए खपत हो जाती है। जार में मौजूद सारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है।
तो ऑक्सीजन जितने भी रहते हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, इसलिए हमारे मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है। मोमबत्ती का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो बहुत ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। मोमबत्ती का जलना ये जो है कौन परिवर्तन है, तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना, याद रखिएगा। अगला है, एक मोमबत्ती की बाती किसिकत्व क्रिया द्वारा काम करती है। एक मोमबत्ती की बाती जो है किसके द्वारा काम करती है, तो किसिकत्व क्रिया द्वारा। मोमबत्ती के जलने में सबसे पहले मोमबत्ती का मोम जो है पिघलता है और फिर वाष्प बनकर जलता है। मोमबत्ती का जलने में सबसे पहले मोमबत्ती का मोम पिघलता है, फिर वाष्प बनकर जलता है, वाष्प बनकर जलता है। इस प्रक्रम में मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, और क्योंकि मोम का दोबारा ठोस अवस्था में लाया जा सकता है तथा इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अगला है कि अपने कपड़ों में आग लगने पर भागे नहीं, जमीन पर लेटकर या कंबल लपेटकर उसे बुझाने की कोशिश करें। यदि खाना बनाते समय किसी और कारण से कपड़ों में आग लग गई हो तो तुरंत जमीन पर लेटकर लुढ़कना चाहिए। आग बुझाने के लिए जलते हुए व्यक्ति के ऊपर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो घाव और गंभीर हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वलनशील ईंधन हाइड्रोजन है, सबसे कम ज्वलन ताप पेट्रोल का है। इस विकल्प के अनुसार सबसे ज़्यादा उच्चतम ज्वलन ताप कोयला है। उच्चतम ज्वलन ताप बोले तो कौन सा है, कोयला है। तापमान गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। यदि तापमान बढ़ता है तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तापमान गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। यदि तापमान बढ़ता है तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। पेट्रोल की तुलना में डीजल बहुत कम ज्वलनशील होता है। पेट्रोल की तुलना में डीजल जो है हमारा बहुत कम ज्वलनशील होता है। पेट्रोल की तुलना में डीजल जो है बहुत ही कम ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं और जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण जैसे में एल्कोहल हैं, पेट्रोल हैं, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है। तो ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण में कौन कौन से है, एल्कोहल, पेट्रोल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, ये सब हैं। किसी पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसी पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसे दहन कहते हैं। जब कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो दहन कहते हैं। अगला है, प्राकृतिक रूप से बिजली गिरने, ज्वालामुखी और कोयले के जलने की वजह से जंगल में आग लग सकती है, लेकिन ऐसा अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। अक्सर मानवीय लापरवाही के चलते, जैसी माचिस की फेंकी गई तीली या सुलगते सिगरेट की चिंगारी आदि के अनियंत्रित आग लग सकती है। ईंधन के ऊष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रा का द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ऊष्मीय मान ऊर्जा बाई द्रव्यमान होता है। यह ईंधन की दक्षता का मापक है। गाँवों में लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसे आदर्श ईंधन माना जाता है। इसकी आसान उपलब्धता और कम लागत के कारण लकड़ी एक सस्ता ईंधन है। आसपास के जंगलों की उपस्थिति के कारण यह गाँव में आसानी से उपलब्ध है। हाइड्रोजन गैस एक अच्छा स्वच्छ जलने वाला ईंधन है क्योंकि जब इसे ईंधन सेल में ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन जलवाष्प के साथ गर्मी और बिजली पैदा करता है। हाइड्रोजन ईंधन किसी भी तरह की हानिकारक गैसों को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए इसे सबसे अच्छा स्वच्छ ईंधन माना जाता है। अगला है, जलने के उपरांत कई अवांछनीय पदार्थ छोड़े, यह कथन गलत है क्योंकि अच्छे ईंधन ज्वलन ताप माध्यम होना चाहिए, जल्दी आग पकड़ लेना चाहिए, इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए तथा कम मात्रा में जलाने पर भी अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे। अगला है, ज्वलन ताप पर इसका कोई जहरीली गैस अथवा धुआं उत्पन्न नहीं होना चाहिए, सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और ईंधन को जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ईंधन को जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला है, तांबे के बर्तन का बाहर से काला पड़ना, इसका अर्थ है कि ईंधन अच्छी तरह से नहीं जल रहा है। अगला है, तांबा एक प्रतिक्रियाशील धातु है
और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो जो है कॉपर जो है हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसे हम धूमिल कहते हैं, जिसे आमतौर पर सतह पर भूरे या काले रंग के रूप में देखा जाता है। अगला है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है हमारा ये खाने में काम आता है। तो बेकिंग सोडा के साथ नींबू का रस मिलाकर और पूरी तरह से मिश्रित होने तक हिलाकर धूमिलता को दूर करने के लिए एक साधारण होमोमेड कॉपर क्लीनर बनाया जा सकता है, बेकिंग सोडा को नींबू के रस में डाल के। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा के साथ, आंसर नहीं सॉरी फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा के साथ नींबू का रस मिलाकर पूरी तरह से मिश्रित होने तक हिलाकर, कोई भी अगर कपड़ा पे भी हमारा कोई भी अगर जो है दाग होता है तो हम बेकिंग सोडा के साथ नींबू मिलाकर अगर उसे छुड़ाएं तो वो आसानी से छूट जाता है। तो फ्रेंड्स मेरा यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स मेरा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।